नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हैं हम दक्षिण दिल्ली लोकसभा में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश गिरी जी मौजूद हैं जो कि समाज विकास क्रांति पार्टी से हैं। चलिए इनसे बात करते हैं लोकसभा को लेकर इनकी क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह के मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, राजनीति में कब से सक्रिय हैं और ऐसा क्या मूड बना आपका कि आपने इतनी सी कम उम्र में राजनीति ज्वाइन करने की सोची? राजनीति में मैं 2009 से ही हूँ और पहले भी मैं छोटे छोटे चुनाव लड़ता रहा हूँ और कई चुनाव लड़ा हूँ मैं। और अभी राजनीति में मेरा फुल फ्लैश आने का मकसद रीज़न यही रहा है कि हमारे मन मुताबिक राजनीति में काम नहीं हो रहा है। जो लोग राजनेता बने हुए हैं वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं और अपने परिवार के लिए काम करते हैं और अपने लिए काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। और राजनीति कभी ये नहीं कहती। राजनीति का मतलब होता है कि सेवा का मतलब होता है कि आप जो दूसरों के लिए करें, जो परमार्थ के लिए करें, वो सेवा होता है। और जो अपने लिए करें वो तो स्वार्थ हो गया सिर्फ। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छी सेवा लोगों की कर सकता हूँ, जनता जनार्दन की, जो हमारे लिए भगवान के रूप में हम उनको मानते हैं। हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए हम लड़ सकते हैं और अपनी अंतिम सांस तक हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा मेरे अंदर से भी है और ये मेरे ऊपर आप कह लीजिए कि भगवान श्री राम की कृपा है कि हमारे अंदर ऐसी भावना है कि हम दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए जिएं, दूसरों के लिए रहें। और इसी बात को लेकर के मुझे लगा कि अगर सेवा करना है तो राजनीति में रह के सेवा करना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका दायित्व बन जाता है, उसमें आपका कर्तव्य होता है कि आप राजनीति में हैं तो आपको सेवा करना ही करना है। आपको एक तरीके से जिम्मेदारियों से बांध दिया जाता है, चाहे वो जनता की जिम्मेदारी हो, चाहे जनता की समस्याओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे देश की जिम्मेदारी हो और किसी प्रकार की जिम्मेदारी हो। जी सर, जैसा कि आपने कहा आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति में रह के कर सकते हैं, लेकिन राजनीति आजकल एक करप्शन बन चुका है। राजनीति कीचड़, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि राजनीति दलदल है, कीचड़ है और सबसे ज़्यादा करप्शन राजनीति में ही देखा जाता है। तो इस तरह की पार्टियों से या इस तरह से राजनीति में जुड़ के आप लोगों की कैसे सेवा करेंगे? अगर सेवा करनी है तो आप एज ए समाज से भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। नहीं, देखिए, इसी बात को मेरे चुनाव लड़ने का पीछे जो मेन रीज़न है, यही रीज़न है कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी मानता हूँ। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा दयालु आदमी मानता हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो जुनून है, जज्बात है। मैंने पीछे भी बिना राजनीति में रहे भी मैंने लोगों की मदद किया है और सेवा किया है और मुझे अच्छा लगा है। और जो मुझे सेवा करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे सेवा करना ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ दुनिया का, और ख़ास करके अगर पैसे के मामले जहाँ हैं, जहाँ मनी मैटर है, मनी मैटर में तो मैं सोचता हूँ कि ये तो मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे 2008 में ही लिख दिया था कि आई एम द ऑनेस्ट पर्सन इन द मनी मैटर, इन द वर्ल्ड इन द ऑनेस्ट पर्सन इन द मनी मैटर ना, कि दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी पैसे के मामले में हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि करप्शन, जहाँ पे आपने बात किया कि करप्शन लोग किस चीज़ का करते हैं, लोग करप्शन पैसे का ही करप्शन लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा कम प्यार पैसे से कोई करने वाला इंसान है तो मैं हूँ। मैं सबसे कम प्यार करता हूँ दुनिया में पैसे से। इसलिए मुझे लगता है कि मैं राजनीति में रहूँगा तो मैं करप्शन नहीं करूँगा। और जो मुझे बुरा लगता है कि जो लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वो मुझे परिवार के लिए जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ साथ में, अपने माता पिता के साथ में दूसरों को भी हम देख सकते हैं, उनकी देख रेख से उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, उनकी बात को सुन सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं। इसलिए राजनीति में आना मुझे लगा बहुत ज़रूरी हो गया था अब, इसलिए मैं आ गया इस लोकसभा क्षेत्र में। सर, काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी पार्टी के विकल्प थे, फिर आपने समाज विकास क्रांति पार्टी ही क्यों चूज़ की? देखिए, समाज विकास क्रांति पार्टी, इसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मुझे नहीं मिल सका और समाज विकास क्रांति पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हम पे भरोसा किया, माननीय अशोक सिंह जी, उन्होंने मुझे भरोसा करके टिकट दिया और मैं उनकी जो उन्होंने मुझे भरोसा किया उस पर मैं उनसे वादा करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं उस पर खरा उतरूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा, ईमानदारी से प्रचार प्रसार करूँगा, ईमानदारी से चुनाव लड़ूँगा। और जो बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियों आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि बड़ी पार्टियों, मतलब समुंदर के अंदर मछली बनने से अच्छा है कि आप किसी कुएँ का आप राजा बन जाए, ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से।
ठीक है। सर, अभी आप युवा हैं और राजनीति की आपकी शुरुआत है, तो आपने एकदम से इतने बड़े स्तर पे एमपी का चुनाव लड़ने की ही क्यों सोची? आप निगम पार्षद के चुनाव लड़ सकते थे, विधायक के चुनाव भी लड़ सकते थे, तो इतने बड़े स्तर पे ही शुरुआत क्यों? मुझे लगता है कि जो मैंने एमपी देखे हैं, जो मैंने एमएलए देखे हैं, अभी तक तो मुझे कोई एमपी एमएलए ऐसा नहीं मिला जो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड मुझे दिखता हो, कि उसके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत ईमानदार आदमी है, उसके अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। और जो मैं अपने पर्सनल लाइफ में जो मैंने काम किए अब तक, एजुकेशन से लेकर के, जॉब से लेकर के, बिजनेस से लेकर, जो भी मैंने किया है उसमें मैंने इतना बेस्ट किया है, मुझे अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि बहुत छोटा चुनाव लड़ करके आप बहुत छोटे से परिवर्तन को ला सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े चुनाव लड़ते हैं और बड़ी जीत हासिल करते हैं, तो उससे आपके पास में बड़ी पावर आती है, इससे आप बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देश अब तक बहुत बड़ा देश बन चुका है आबादी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो, इसलिए मुझे बड़ा परिवर्तन करने के लिए बड़ा ही चुनाव लड़ना होगा, और बड़ा चुनाव लड़ेंगे, बड़ा चुनाव जीत के ही हम बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की समस्याओं की बात करें, दिल्ली में अब तक कहने को तो बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री पिछले कई सालों से राज्य कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर में है। उन्होंने ट्रैफिक के लिए क्या किया? और मैं कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, सिर्फ दिल्ली में अगर मुझे ये ट्रैफिक की समस्या ख़त्म करने के लिए दे दिया जाए तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 60 दिन में दिल्ली की ट्रैफिक को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, व्यवस्था कर सकता हूँ उसकी तरीके से। और भी ऐसे अदर कंट्रीज़ हैं, यहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ उन कंट्रीज़ में हैं, यहाँ से ज़्यादा उस कंट्रीज़ में लोग हैं, यहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ होती है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगता। हमारे यहाँ ट्रैफिक लगता है, उनसे कम गाड़ियाँ होने के बावजूद भी, क्योंकि सरकार का नीयत नहीं साफ़ है। सरकार चाहती नहीं ऐसा करना, क्योंकि सबको वोट बैंक की लालच है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उससे ज़्यादा सबसे पहले चिंता लगी रहती है कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, हम अगर ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो हमको लोग वोट नहीं देंगे। इसके चक्कर में लोग फैसले लेते हैं, कड़े फैसले ले पाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की समस्या, जो भी समस्या दिल्ली में है, चाहे दिल्ली में कूड़ा ढेर की समस्या हो, चाहे दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे दिल्ली में पानी पीने की समस्या हो, और चाहे दिल्ली में मतलब मैं बताऊँ आपको कि मतलब बारिश के मौसम में अगर आप दिल्ली के जो नेशनल हाईवेज अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो सिर्फ नेशनल हाईवे थोड़ी ना दिल्ली है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में गलियां हैं, दिल्ली में गांव हैं, दिल्ली में सब कुछ है। वहाँ पे स्थिति ये हो गया है, सरकारों ने ये स्थिति कर दिया है, जो सरकार 10 साल से चल रही हैं, कि बारिश के मौसम में वहाँ पे नाली से लैट्रिन बह के ऊपर आता है, रोड पे आता है, लोगों के घरों में लैट्रिन का पानी घुस जाता है। और इतने बेशरम लोग हैं, इतनी बेशरम सरकारें हैं कि उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं उस बात की है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, उसके कुछ काम किया जाए। लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो कहेंगे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हैं, ये हैं वो हैं, दुनिया भर की कहानी बनाएंगे। और अब तो कुछ और ही नारा दे रहे हैं कि हम मतलब ईमानदार हैं इसलिए हम जेल में हैं। तो ईमानदार होना, कभी ईमानदार होने से जेल में कोई नहीं जाता है। जो जैसी करनी करता है उसकी वजह से जेल में जाता है, और इसलिए वो जेल में है क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं। दुनिया का मतलब मुझे लगता है कि छोटा सा बच्चा भी होगा ना, मतलब मुझे लगता है कि 12-13 साल का अगर कोई आदमी होगा, उससे पूछोगे कि शराब क्या है, तो वो भी कहेगा शराब पीना बुरी बात है, इसको इसलिए बच्चे कई बार छिपा के पीते हैं, माता पिता से छिपा के शराब पीते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री होकर के, जिस समय देश कोरोना में जूझ रहा है, जिस समय देश जो है कि मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, उस समय मुख्यमंत्री होकर के वो जो है कि शराब नीति तैयार कर रहे हैं कि शराब कैसे ज़्यादा बेची जाएगी, कैसे कम बेची जाएगी, कैसे ज़्यादा ठेके खोले जाएंगे। अब सोचिए कि ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि आदमी दिल्ली के हित में कभी ज़िंदगी में काम कर सकता है क्या? छोटा सा बच्चा भी होगा वो भी समझ जाएगा कि ऐसा आदमी कभी दिल्ली के हित के बारे में सोच ही नहीं सकता है। और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं कभी ऐसी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। और ये सब देख करके मैं बहुत ऊब गया था, बहुत परेशान होकर के ही मैं राजनीति में आया हूँ दोबारा से, और इसलिए मैं बड़े चुनाव लड़ने का फैसला किया और लड़ूंगा भी, आगे भी लड़ूंगा। आगे हमारी नीतियाँ बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, माना कि इस बार क्या होगा क्या मुझे नहीं पता अभी, लेकिन फिर भी हम अच्छा लड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इससे अच्छा करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। सर, जो भी पार्टियां इस टाइम राजनीति में हैं, जो लोकसभा के चुनाव लड़ रही हैं, हर किसी का अपना एजेंडा है कि वो क्या चुनाव में मुद्दे लेके मार्केट में उतर रही है। जैसे बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर है, केजरीवाल का मुद्दा जो छोटे लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, पानी सीवर, उसको लेकर है। आपकी पार्टी क्या मुद्दा लेके मार्केट में? भाई उनकी जो केजरीवाल, आप अगर अपना केजरीवाल का नाम लिया है तो आप देखिए केजरीवाल का ये मुद्दा तो है, लेकिन उनको 10 साल टाइम तो मिला ना काम करने के लिए वहाँ पे। अगर वो 10 साल में पानी नहीं दे पाए पीने के लिए जनता को, तो अब कैसे लोग उन पर भरोसा कर लें? और जो करेंगे तो इसका मतलब कि जनता कैसी है, जनता को खुद भी
अब खुद को सोचना पड़ेगा कि 10 साल में जो आदमी पानी की समस्याओं को दूर नहीं कर पाया, फिर से वो कह रहा है मैं पानी ठीक कर दूंगा, पानी अच्छा पिला दूंगा आपको, फिर कैसे भरोसा कर सकते हैं आप? 10 साल तो टाइम मिला उनको काम करने के लिए ना। अब जैसे राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर का जो होना था वो हो चुका है। अब राम मंदिर के बारे में अगर कोई वोट मांगता राम मंदिर का नाम में लेकर के, तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। भगवान है, वो हमारे आराध्य हैं, हम सबकी उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं ना तो करता हूँ, ना तो उसके पक्ष में हूँ कि उनके नाम पे हमें राजनीति करनी चाहिए, और मैं तो कभी नहीं करूँगा ऐसे कि भगवान के नाम में मुझे वोट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जनता की एक्चुअल समस्याएं हैं उस पर राजनीति होनी चाहिए, बिल्कुल भी राजनीति होनी चाहिए। शिक्षा पर राजनीति होनी चाहिए कि शिक्षा, अब जैसे केजरीवाल की बात करती हैं, वो आप सोचिए कि इतना बड़ा झूठ है कि अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपने 10 साल में पूरे दिल्ली में कितने स्कूल खोल दिए, 8 साल जब से सरकार चला रहे हैं आप, तो वो बता नहीं सकते हैं, काउंटिंग नहीं दे सकते कितने स्कूल खोले हैं। बस ये कहते हैं कि हमने शिक्षा अच्छा कर दिया। अच्छा में क्या कर दिया आपने, कितने स्कूल खोले वो तो बता दीजिए, कितने विद्यालय आपने खोले। या हाल ही में अभी नीट का एग्जाम हुआ था, अभी उसका रिजल्ट आया था, आप बता दीजिए दिल्ली से कितने बच्चे आपके यहाँ के नीट क्वालीफाई कर गए हैं। आप बता दीजिए कि IAS में कितने बच्चे क्वालीफाई कर गए हैं। आपकी शिक्षा नीति इतनी अच्छी है 8 साल से 9 साल से, तो आप बता दीजिए, निकाल डेटा दीजिए ना कि हाँ इतने बच्चे हमारे यहाँ IAS निकले हैं, इतने बच्चे हमारे यहाँ PCS क्वालीफाई किए, इतने बच्चे हमारे नीट क्वालीफाई किए हैं। बताइए, अगर उतने सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा निकला होगा तो वो बच्चा थोड़ी ना आपके दिल्ली की शिक्षा के दम पे उसने वो नीट क्वालीफाई किया या फिर IAS निकाला है। ये आप थोड़ी बोल सकते हैं, एक बच्चे पे कमेंट कर सकते हैं जी। तो इसलिए इन सब मुद्दों पे बोलने का मतलब है सीधा जनता को धोखा देना कि हम पानी सही पिलाएंगे। 10 साल 8 साल से पानी आप सही नहीं पिलाए, अब क्या पानी पिलाएंगे आप? और अब तो जनता को समझ जाना चाहिए कि दिल्ली को जिस तरीके से इन्होंने कबाड़ा बना के रखा है, देश हमारा जो है कि इतना अच्छा देश, इतना प्यारा देश है, उसकी राजधानी को ही इन्होंने कबाड़ा बना दिया है। मतलब राजधानी में ही जब बारिश होती है तो वहाँ पे गलियों में से लैट्रिन निकल के रोड पे जब आते हैं, वो देख के हमें शर्म आती है। अब बस उस शर्म की वजह से ही हम राजनीति में आ रहे हैं कि हम इसका मतलब हम चाहे चुनाव जीतें या हारें, लेकिन इसका विरोध हम आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे उसका विरोध, जब तक जो लोग सत्ता में रहेंगे उसको ठीक नहीं करा देते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर ये क्षमता है कि दिल्ली उसको ठीक कर सकती है, दिल्ली के पास इतना पैसा है कि वो ठीक हो सकता है, बजाय उसके कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कि हम पानी देंगे, हम ये करेंगे, बोलने के बजाय करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत हो गया बोलने की बात जो थी अब। अच्छा चलिए सर, ठीक है, बताइए आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है चुनाव? हमारी पार्टी का एजेंडा है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी का एजेंडा है कि हमारी पार्टी का एजेंडा है कि मजबूत संविधान, सबका साथ। संविधान मजबूत हो, जो जैसा करे उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, हम लोग चाहते हैं। और जनता के साथ कोई गलत कमिटमेंट ना करें, रॉन्ग कमिटमेंट ना करें, जो करें वो जो पूरा। सर आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? आपके श्रोताओं के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपके श्रोता जो हैं कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हम जैसे लोगों के पास भी आ रहे हैं चल के, क्योंकि हम लोगों को बड़े चैनल तो दिखा नहीं सकते हैं, छोटे चैनल कम से कम दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कम से कम हम लोगों के अंदर भी हौसला आएगा, अपनी बात रखने की हौसला, और देश को अच्छा करने की हौसला, देश को सुधारने की हौसला, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो वो चीज़ें अच्छी हैं, और लोगों से अपील करूँगा कि लोग आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ जी। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश गिरी जी। युवा अब खुल के सामने आ रहा है, इसका जीता जागता सबूत हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा। युवा नेता है, अभी 30 साल की सिर्फ इनकी उम्र है और इन्होंने राजनीति ज्वाइन करी है। अब राजनीति में भी युवा अपना लक आजमा रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग नेता हैं, हम यही कहेंगे, जो बुजुर्ग नेता है जैसे मोदी जी हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, अब उनका पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि उनसे ये हमारा देश नहीं संभल रहा है। तो हमारे युवाओं ने कदम आगे बढ़ाया है। अब युवा चाहते हैं कि बागडोर संभाले। उनका ये जो कदम है ये कितना सक्सेसफुल होगा, या आप लोग कितना सहयोग करेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। हमारे चैनल पे हम आपको दिखाएंगे। जब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।